हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एएफएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईपीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम उसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग एएफएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। जैसे कि आपको पता है कि जेआईबी एग्जाम के अंदर सबसे जो टफ पेपर माना जाता है वो एएफएम माना जाता है, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग भी आती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आती है। तो आज इस सब्जेक्ट को हम थोड़ा इजी वे में समझेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस जो है वो करेंगे। ठीक है, तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग business and financial transactions and analyzing interpretation and reporting the result to the user। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम बिजनेस से रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उनकी समरी प्रिपेयर करते हैं, ताकि हम उसका एनालिसिस करके रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सके, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जान सके, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जान सके, और उसके बारे में रिपोर्टिंग कर सके किसे, यूजर्स को, जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अकाउंटिंग इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस में होने वाली जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि हम उसको स्टडी करके जान पाए कि हमारे बिजनेस में आखिरकार चल क्या रहा है। ठीक है, हम कैसे यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए अकाउंटिंग इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन अकाउंटिंग। ठीक है, तो हमारा जो अकाउंटिंग है उसका फर्स्ट स्टेप होता है रिकॉर्डिंग। क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है रिकॉर्डिंग। यानी कि जैसे ही हमारे बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन अकर होती है तो अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले हम उसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन की, उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला देखो, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज नोन एज जर्नलाइजिंग। ठीक है, तो जब भी आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, तो वो जो रिकॉर्डिंग की प्रोसेस होती है उसको हम जर्नलाइजिंग यहाँ पर कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, तो देखो जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अकर होती है तो आप क्या करते हो, एक बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करते हो, जिसको हम जर्नल कहते हैं। यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसको सबसे पहली बार जिस बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम जर्नल कहते हैं। इसीलिए रिकॉर्डिंग की जो प्रोसेस होती है उसको हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू इंश्योर एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि जो ट्रांजेक्शन जिस समय अकर होगी हम उसे वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि अगर कोई ट्रांजेक्शन 9 मई को यहाँ पर अकर हुई है तो हम उसको 9 मई पे ही यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई 10 मई पे हुई है तो उसको हम 10 मई पे ही यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि जो ट्रांजेक्शन जिस सीक्वेंस में अकर होगी हम उसी सीक्वेंस में उसको रिकॉर्ड करेंगे ताकि एक्यूरेसी मेंटेन रहे। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन विच आर मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स आर ओनली रिकॉर्डेड। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, तो देखो बिजनेस के अंदर ना बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है। जैसे कि आपने क्या किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, आपने मशीनरी परचेज की, आपकी जो एम्प्लॉयज है उसका आपस में झगड़ा हो गया, एम्प्लॉयज जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है, अब हर ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड तो कर नहीं सकते, अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड कर सकते नहीं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात की गई है कि हम अकाउंटिंग के अंदर
सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है, कितने का, 5,000 रुपए का। तो इस ट्रांजेक्शन को क्या आप मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो मनी की फॉर्म में? बिल्कुल। इस रॉ मटेरियल की वैल्यू कितनी है, 5,000, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी एग्जांपल लो तो मान के चलो एक एम्प्लॉय है, ठीक है, वो यहाँ पर लॉयल नहीं है। क्या है, लॉयल नहीं, मतलब कि कंपनी के प्रति लॉयल्टी नहीं दिखाता है। तो क्या इसको आप मनी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें मनी के टर्म में वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग सिमिलर ट्रांजेक्शन टुगेदर इनटू रेलेवेंट अकाउंट। तो रिकॉर्डिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो सिमिलर ट्रांजेक्शन होती है उनकी ग्रुपिंग हम कर देते हैं और उसको रेलेवेंट अकाउंट में डाल देते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है उसको हम क्लासिफाइंग कहते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद की जाती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड की होती है उसमें जो सिमिलर नेचर की होती है उसको हम एक अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं ताकि हम उसकी ग्रुपिंग क्लासिफिकेशन प्रॉपरली कर पाए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो यहां पर आपको क्या लगा, पता लगा कि जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं जर्नलाइजिंग। जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में की जाती है और सिर्फ हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम यूनिट टर्म्स में कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो। तो ये था हमारा अकाउंटिंग का पहला स्टेप और काफी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसके ऊपर काफी सारे एमसीक्यू यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ ऑल दिस ट्रांजेक्शन व्हिच वन इज रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग। तो ये सारी जो ट्रांजेक्शन है इसमें से कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसको हम अपनी अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम अकाउंटिंग के अंदर, हम यहाँ पर अकाउंटिंग के अंदर जब भी किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले दो कंडीशन का पूरा होना जरूरी है। पहला है बी, उसके बाद है एम। बी का मतलब है बिजनेस और एम का मतलब है यहाँ पर मॉनेटरी टर्म्स। इसका क्या मतलब हुआ, तो देखो जब भी कोई ट्रांजेक्शन अकर हो रही है तो पहली चीज आप ये देखोगे कि वो जो ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस के साथ रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे अगर ये एग्जांपल दूं तो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, क्यों किया, क्योंकि आप बिजनेस करते हो, उसको आप फाइनल प्रोडक्ट में बना के सेल करोगे। तो पहली कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है कि बिजनेस से रिलेटेड। इसी जगह पे कोई ऐसी ट्रांजेक्शन होती कि यहाँ पर एक राम पर्सन है, ठीक है, उसने यहाँ पर राम एंड सन्स नाम की कंपनी जो है ओपन की हुई है, पर इसने अपने पर्सनल यूज के लिए अपनी वाइफ के लिए एक कार खरीदी। तो क्या ये कार खरीदी जो है वो बिजनेस के साथ रिलेटेड है, नहीं है, तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे ये बिजनेस वाली पूरी हो जाए उसके बाद दूसरी आपने देखना है कि मॉनेटरी टर्म्स, यानी कि आप उसको मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो क्या इसको कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। पहला तो ये बिजनेस के साथ भी रिलेटेड है, उसके बाद आप यहाँ पर 1,000 में इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है वेजेस पेड टू वर्कर। वेजेस बिजनेस के साथ रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड है। मनी के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। गुड सोल्ड टू कस्टमर फॉर 1500 की हमने कस्टमर को गुड सोल्ड की, कस्टमर का है, बिजनेस का है, ठीक है। मनी की टर्म्स में भी तो ये तीनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी। उसके बाद टेकिंग अ वेकेशन एज एन एम्प्लॉय, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि ये बिजनेस के साथ तो रिलेटेड है। एम्प्लॉय ने वेकेशन ली है, वो बिजनेस के साथ रिलेटेड है, पर इसको हम यूनिट टर्म में कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी is करेक्ट आंसर। तो ये तीन ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे पर चौथी को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग का जो कंसेप्ट है, अकाउंटिंग का जो रिकॉर्डिंग स्टेप है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप होता है रिकॉर्डिंग, दूसरा स्टेप होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब मैंने आपको समझाया है कि जर्नल के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड की है उसको हम क्या करते हैं, उसके रेलेवेंट अकाउंट में डाल देते हैं। जैसे अगर आपने मान के चलो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया तो क्लासिफिकेशन के अंदर क्या करोगे, यहाँ पर जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी उसको आप उसकी आप ग्रुपिंग कर दोगे और कैश अकाउंट में यहाँ पर डाल दोगे ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी हो सके। जैसे आप क्लासिफिकेशन कर लेते हो उसके बाद थर्ड स्टेप होता है समराइजिंग। समराइजिंग के अंदर हम क्या बनाते हैं, समरी बनाते हैं। जैसे आपने 10th एग्जाम में देखा होगा, जब आपने 10th के एग्जाम दिए होंगे तो वहां पे क्वेश्चन आता था, यहाँ पर एक बड़ा सारा पैराग्राफ आता था कम से कम 10-15 लाइन का, उसकी समरी आपको 2 से 3 लाइन में यहाँ पर प्रिपेयर करनी होती है। समरी का मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा पैराग्राफ है इसके बारे में हमें शॉर्ट में यहाँ पर बताइए। अब बिजनेस में भी देखो बहुत सारी ट्रांजेक्शन है, अगर हम सिंगल सिंगल ट्रांजेक्शन को पढ़ने लगे, स्टडी करने लगे, एनालिसिस करने लगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होती है उसकी एक समरी प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि एनालिसिस प्रॉपर तरीके से हो सके। समरी प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती है। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट हमें बनानी नहीं पड़ती। पहला बोला ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या होता है,
क्लासिफिकेशन के अंदर हमने जो भी अकाउंट्स बनाए होते हैं, जैसे हमने कैश अकाउंट बनाया है या फिर हमने सेल्स अकाउंट बनाया है, ठीक है, हम क्या करते हैं, इनके लास्ट में जो बैलेंसेस बच जाते हैं उससे हम एक स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। जैसे अगर मान के चलो हमारा यहाँ पर कैश अकाउंट का जो बैलेंस है वो कितना है, डेबिट बैलेंस कितना है, 40,000 रुपीज, ठीक है, यानी कि जितनी भी आपने कैश की ट्रांजेक्शन की, लास्ट में आपके पास पैसा कितना बचा, कैश 40,000 बचा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डेबिट साइड में 40,000 लिख दोगे। उसके बाद सेल्स अकाउंट का मान के चलो क्रेडिट बैलेंस है 50,000, तो आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड में यहाँ पर 50,000 लिख दोगे। तो ये जो स्टेटमेंट बनी है वो हमारा ट्रायल बैलेंस कहलाता है। तो जो भी अकाउंट्स आपने क्लासिफिकेशन के समय बनाए थे उसके डेबिट और क्रेडिट जो भी बैलेंस है उससे हम इस स्टेटमेंट को बनाते हैं। क्योंकि देखो आपने क्या किया यहाँ पर, इस जैसे ये स्टेटमेंट बनाई तो आपने कैश अकाउंट की समरी बना ली, सेल्स अकाउंट की भी यहाँ पर समरी बना ली, यानी कि आपको कैश अकाउंट सेल्स अकाउंट को देखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा जाइए, यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि कैश हमारे पास 40,000 है, सेल्स हमारी 50,000 की हुई। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है, तो बैलेंस शीट ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को शो करते हैं, ताकि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जान सके कि इस समय हम कितने फाइनेंशियली स्ट्रांग है या फिर वीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अंदर हम अपने जितने भी रेवेन्यू होते हैं, ठीक है, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसकी समरी प्रिपेयर करते हैं, ताकि हमें पता लग सके कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर कितना कमाया है, हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी रही है। तो ये भी प्रिपेयर किया जाता है, ये भी समरी बनाने के काम आता है। उसके बाद ऑप्शन डी जर्नल। क्या है हमारे यहाँ पर जर्नल, तो जर्नल जो है वो बेसिकली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है, समरी प्रिपेयर करने के लिए नहीं किया जाता। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो बेसिकली हमारी जो अकाउंटिंग है उसी की एक ब्रांच होती है। अकाउंटिंग के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें यहाँ पर कई सारी ब्रांचेस जो है वो अकाउंटिंग की बनानी पड़ती है, जिसमें से फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग होती है। उसके बाद हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग आती है, सोशल अकाउंटिंग आती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ब्रांचेस होते हैं। जैसे एक पेड़ होती है ना, उसके कई सारे ब्रांचेस होते हैं, ऐसे अकाउंटिंग क्या हुआ है, एक पेड़ है, फाइनेंशियल अकाउंट उसकी एक ब्रांच, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम बेसिकली बिजनेस में जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, उनका हम एनालिसिस करते हैं, ताकि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पर जान सके, ठीक है। तो मतलब आपको पता लग गया है, अब यहाँ पर फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट पढ़ ले। पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस एंटिटी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस एंटिटी जो है, हमारा जो बिजनेस है उसकी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसकी समरी बनाते हैं और रिपोर्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट फोकस ऑन द प्रिपरेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एक्सटर्नल यूजर्स। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका जो मेन फोकस होता है वो यही होता है कि हमें एक्सटर्नल यूजर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करनी है, ताकि उसे पता चल सके कि बिजनेस में आखिरकार चल क्या है, ठीक है। उसके बाद इट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि बैलेंस शीट और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इनसे हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन के बारे में पता लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट फोकस ऑन मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन सोशल एनवायरमेंटल एंड एथिकल परफॉर्मेंस। यानी कि इसका जो फोकस होता है वो ये होता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी के लिए कैसे काम कर रही है, एनवायरमेंट के लिए कैसे काम कर रही है, एथिकली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि ये जो काम होता है वो होता है हमारा सोशल अकाउंटिंग। किसका होता है, सोशल अकाउंटिंग। तो सोशल अकाउंटिंग बताते हैं कि सोसाइटी के प्रति, एनवायरमेंट के प्रति हमारा जो कंपनी है वो यहाँ पर कैसे काम जो है वो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इन्वॉल्व द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनल यूज बाय मैनेजमेंट एंड इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, बजटिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बाय प्रोवाइडिंग डिटेल्ड फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल डाटा। तो इसका जो आंसर रहेगा पहले बता दूं, ऑप्शन बी मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली यहाँ पर जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पर प्रिपेयर करती है और प्रेजेंट करती है मैनेजमेंट को, ताकि उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पर जो मैनेजमेंट है वो बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो ले सके, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम जो है जितना भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा है वो प्रोवाइड करते हैं समरी फॉर्म में किसी मैनेजमेंट को, जिसके यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग भी करती है, प्लानिंग भी करती है, बजटिंग भी करती है और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी करती है। यहाँ पर आप देखोगे इंटरनल यूज लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है
वो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए नहीं होती है, यानी कि एक्सटर्नल यूजर्स का उससे कुछ भी लेना देना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट को यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश रेफर्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ऑफ द कंपनी ओवर टाइम पीरियड ड्यू टू यूज पैसेज ऑफ टाइम एंड ऑब्सोलेंस। ठीक है, तो सबसे पहले फिक्स एसेट का यहाँ पर मतलब समझो। फिक्स एसेट बेसिकली होता है, देखो जब भी हम बिजनेस करते हैं, जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हमें कुछ एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गया, मशीन्स हो गया, व्हीकल्स हो गए। ठीक है, अब ये जो बिजनेस की एसेट्स होती है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा करंट एसेट और एक होता है हमारा नॉन करंट एसेट। ठीक है, दो तरह के होते हैं। करंट एसेट्स ऐसे होते हैं जो कि जिसको हम एक साल के अंदर में यूज कर लेते हैं, यानी कि कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। और नॉन करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम एक साल से ज्यादा के लिए यूज करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह हो गई। ठीक है, उसको हम 10-10 साल तक यहाँ पर यूज करते हैं। अब ये जो नॉन करंट एसेट्स होती है ना, इसको हम यहाँ पर आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं फिक्स एसेट में। क्या कर सकते हैं यहाँ पर, फिक्स एसेट में। और फिक्स एसेट्स भी हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है टेंजिबल एसेट्स, एक होती है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट ऐसी एसेट्स होती है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया। और एक होता है हमारा इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट ऐसी एसेट्स होती हैं जो कि यहाँ पर जिनको हम देख नहीं सकते, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, पर उसका बेनिफिट कंपनी को मिल रहा होता है, जैसे कि गुडविल हो गया, ब्रांड नेम हो गया। ठीक है, अब ये जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है वो रिलेटेड है टेंजिबल एसेट्स के साथ। यहाँ पर जरूर लिखा हुआ है फिक्स एसेट, यहाँ पर फिक्स एसेट, पर फिक्स एसेट का मतलब यहाँ पर क्या है, टेंजिबल एसेट। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि जब समय के साथ हम अपनी फिक्स एसेट्स यानी कि टेंजिबल फिक्स एसेट्स को यूज करते हैं या फिर जब टाइम गुजरता है तो उससे उस एसेट की जो वैल्यू डिक्रीज होती है उससे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन है डेप्रिसिएशन इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो मान के चलो आपने एक मशीनरी परचेज किया 50,000 की। ठीक है, उसके बाद आपने उसको 3 सालों तक यूज किया जिससे वो मशीन काफी पुरानी हो गई है और आज के टाइम में उसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रहेगी। ठीक है, तो आप देखोगे कि 3 साल के पीरियड में हमारी एसेट की जो वैल्यू है वो 40,000 से डिक्रीज हो गई। तो ये जो 40,000 है ये हमारा क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन कहलाएगा। और ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमेशा टेंजिबल फिक्स एसेट्स पे एप्लीकेबल होता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर जो गुडविल है, जो गुडविल है क्या उसकी वैल्यू कम नहीं होती है। उसकी भी वैल्यू समय के साथ कम होती है, पर उसके ऊपर जो चार्ज किया जाता है उसे हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं, ना कि डेप्रिसिएशन। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है ना, कंफ्यूज कर देता है। वो आपसे पूछता है कि जो डेप्रिसिएशन है वो किस पे चार्ज होता है, तो वहां पर लिखा होता है इनटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट। तो वहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो आपको टेंजिबल एसेट को टिक जो है वो करना है। अब यार अगर हम डेप्रिसिएशन की कुछ फीचर्स की बात करें जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो सके डेप्रिसिएशन के बारे में, तो जो डेप्रिसिएशन है ना वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब कि जो डेप्रिसिएशन है वो एक्सपेंस तो होता है, एक खर्चा तो होता है। ठीक है, वैल्यू जो कम हुई है, पर उसमें आपको किसी भी तरह का कैश नहीं पे करना पड़ता। जैसे अगर मान के चलो आपने 50,000 की मशीनरी खरीदी। ठीक है, एक साल पूरा हुआ, 10,000 की वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो देखो ये 10,000 की जो वैल्यू डिक्रीज हुई वो आपके लिए एक्सपेंस तो है, आपका खर्चा तो है। पर क्या आपको यहाँ पर कैश पे करना पड़ा, नहीं पे करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी आपने शुरुआत में ही 50,000 पे कर दिया था। पर क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हुई है तो आपको उसे एक्सपेंस मानना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, जो डेप्रिसिएशन है ना वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि आपने एक साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर एक साल वेट किया, फिर अगले साल यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपने एसेट खरीद दिए तो कंटिन्यूस बेसिस पे उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता रहेगा, हर साल डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज किया जाएगा। जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि जब आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो पहले आप डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे, उसके बाद जो पैसा बचा वो आपका प्रॉफिट जो है वो कहलाएगा। ये जो हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो कंपनी को टैक्स बेनिफिट भी पहुंचाता है। कैसे टैक्स बेनिफिट पहुंचाता है, तो देखो जब भी आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होगे तो पहले डेप्रिसिएशन के अमाउंट आपको माइनस करें, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है, तो आपको यहाँ पर टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कंसीडर्ड व्हेन कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। यानी कि जब आप किसी फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हो तो इनमें से कौन से फैक्टर को आप कंसीडर नहीं करते हो। पहला है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, एस्टिमेटेड रेजिडुअल स्क्रैप वैल्यू, यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट, या फिर इन्फ्लेशन। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन डी, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हम काउंट नहीं करते, बाकी ये तीन इंपॉर्टेंट चीजों को हम काउंट करते हैं जब भी हम डेप्रिसिएशन
सॉरी, जब भी हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। अब ये टर्म्स है क्या, पहला है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, तो इसका मतलब आपको पता लग ही गया होगा कि जो हमने एसेट यहाँ पर परचेज किया, जो हमने यहाँ पर एसेट परचेज किया, उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब है कि आपने एसेट को परचेज किया, ठीक है। जब तक आपकी जो एसेट है वो काम करने के लायक नहीं होगी, तो आपने जितना भी खर्चा किया उसे आप एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट में इंक्लूड करोगे। जैसे अगर आपने कोई एसेट परचेज की 50,000 की, उसके बाद आपने उसको फिट कराने के लिए 10,000 रुपए यहाँ पर पे किए, ट्रांसपोर्टेशन भी 10,000 रुपए यहाँ पर पे किए, तो मशीन अपना काम करने के लिए रेडी होने के लिए आपको कितने खर्च करना पड़ा, टोटल 70,000 रुपए। तो ये 70,000 क्या कहलाएगा, ये हमारा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट कहलाएगा। कई बार स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि जो परचेज प्राइस होता है उसको ओरिजिनल कॉस्ट मान लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक एसेट को परचेज करने से लेकर वो काम करने तक जब तक रेडी नहीं हो जाती, तो जो टोटल खर्चा आपने किया है वो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू। ये क्या होता है, देखो हर किसी एसेट की एक लाइफ होती है। जैसे अगर मान के चलो आपने एक मशीनरी परचेज की है, तो उसकी एक लाइफ होगी कि वो यहाँ पर 5 सालों तक काम करेगी, 10 सालों तक काम करेगी, ठीक है। उसके बाद वो क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप किसी मशीनरी को उसकी इकोनॉमिक लाइफ तक यूज कर लेते हो, मतलब जितनी उसकी वैलिडिटी थी आपने यूज कर लिया, उसके बाद भी ना आपकी मशीन की कुछ ना कुछ वैल्यू रह जाती है। जैसे अगर आपने एक मशीन परचेज की, वो मशीन थी लोहे की, 5 साल उसका टाइम पीरियड था, मतलब 5 साल तक सही तरीके से काम करेगी, उसके बाद खटारा हो जाएगी, किसी काम के लायक नहीं रहेगी। 5 साल जैसे ही पूरा हुआ, मशीन खत्म। पर क्योंकि मशीन लोहे की थी, तो जब आपने उसको बेचा बाजार में, तब भी आपको एक वैल्यू मिल गई, मान के चलो 10,000 रुपये मिल गया, तो ये क्या है, ये हमारा स्क्रैप वैल्यू है। मतलब कि इकोनॉमिक लाइफ पूरा होने के बाद भी जो पैसा आपके पास बच गया। उसके बाद यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट, मतलब जो एसेट जितने सालों तक यूजफुल रहेगी उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कंपनी। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट जो है वो कंपनी के रिगार्डिंग करेक्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंपनी का मतलब समझेंगे कि कंपनी बेसिकली यहाँ पर होती क्या है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊं, तो कंपनी एक तरह का आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसको हम क्रिएट करते हैं बिजनेस करने के लिए। देखो बिजनेस करने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर अकेले बिजनेस कर सकते हो, या फिर दो पर्सन ए और बी साथ में मिलकर यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कंपनी भी ओपन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी बेसिकली हम ओपन करते हैं ताकि हम बिजनेस यहाँ पर कर सके। जैसे आपने आसपास बहुत सारी कंपनी देखी, वो क्या करें, बिजनेस ही तो करें, ठीक है। अभी जो कंपनी, इसकी एक सेपरेट यहाँ पर डेफिनेशन होती है कि जो कंपनी है वो एक सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जो कि खुद से यहाँ पर काम जो है वो करता है, और ये अपने ऑनर से बिल्कुल अलग होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर क्या है, राम, उसने एक राम एंड सन्स नाम की कंपनी जो है ओपन की ताकि वो अपना बिजनेस कर सके, ठीक है। तो जैसे इसने यहाँ पर कंपनी क्रिएट किया ना, तो ये जो राम एंड सन्स है ना, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है और इससे अलग हो जाता है। यानी कि लॉ की नजर में ये पर्सन अलग है और ये पर्सन यहाँ पर जो है वो अलग है, एक सेपरेट आइडेंटिटी जो है वो बन जाता है। हालांकि इसके ऊपर हक किसका, इसी का है, पर लॉ की नजर में ये अलग है और ये अलग है। कंपनी के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सी गलत है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो जो हमारा कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसको लॉ के द्वारा क्रिएट किया था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आप जैसे किसी कंपनी को ओपन करते हो तो कंपनीज एक्ट के अंदर उसे आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। जैसे आप कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करते हो तो वो एक सेपरेट पर्सन जो है वो बन जाता है। हालांकि वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं होता है, तो उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन मानेंगे। एक कंपनी हैज अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि एक कंपनी का, ठीक है, एक कंपनी का उसके जो ऑनर है, जब कंपनी के ऑनर चेंज होते हैं तो उसका कंपनी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे अगर आप देखोगे, जो पार्टनरशिप होती है उसमें अगर एक पार्टनर चला जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए, तो पार्टनरशिप को बंद करके दोबारा से पार्टनरशिप यहाँ पर करनी पड़ती है। तो कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता, एक ऑनर आ रहा है, दूसरा ऑनर आ रहा है, तीसरा आ रहा है, जा रहा है, उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे आपने देखा होगा कि हम 2 मिनटों में शेयर परचेज भी कर लेते हैं, हम सेल भी कर देते हैं, कंपनी अपना काम यहाँ पे जो है वो करती रहती है। यानी कि ऑनर चेंज होते रहता है पर कंपनी अपना काम करती रहती है। क्यों करती रहती है, क्योंकि परपेचुअल एग्जिस्टेंस का फीचर पाया जाता है। उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड। जो कंपनी होती है उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लाइबिलिटी लिमिटेड होने का मतलब यहाँ पर क्या है, सिंपल सा फंडा है कि जो ऑनर होंगे, ऑनर ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उसे यहाँ पर कितना पैसा पे करना है वो पहले से ही फिक्स होगा। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, तो एक कंपनी है, उसके जो यहाँ पर शेयर है उसका प्राइस कितना है, यहाँ पर 100 रुपीज है, ठीक है। एक पर्सन है,
उसने यहाँ पर 100 रुपीज के शेयर 100 यहाँ पर बाय किए, 100 शेयर इस कंपनी के यहाँ पर बाय किए। ठीक है, अब देखो ये जो पर्सन है इसकी लाइबिलिटी फिक्स है कि इसने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 10,000 रुपए ही यहाँ पर पे करने, उससे ज्यादा कंपनी इससे डिमांड नहीं कर सकती। पार्टनरशिप में आप पार्टनरशिप के केस में देखोगे तो वहां पर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि अगर फॉर्म को कुछ पे करना है तो वो पार्टनर के पर्सनल घर को भी यहाँ पर बेच देती है पैसा रिकवर करने के लिए। पर कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है, जो पर्सन ने इन्वेस्टमेंट किए पहले से ही उसने जितने शेयर्स परचेज किए उसकी ही वैल्यू उसको देनी है, उससे ज्यादा उसे पे नहीं करना है। शेयर्स ऑन द कंपनी इज नॉट ट्रांसफरेबल, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है क्योंकि कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी कि हम उसको आसानी से यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो तीन स्टेटमेंट्स करेक्ट है पर चौथी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक कंपनी यहाँ पर कैसे इनकॉर्पोरेट हुई है, कैसे बनी है, उसके बेस पर यहाँ पर कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि कंपनी की टाइप नहीं है। पहली स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, फॉरेन कंपनी और प्राइवेट कंपनी। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी है वो बेसिकली हम ओनरशिप के बेसिस पे क्लासिफाई जो है वो करते हैं। देखो कि हम कंपनी को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एक बेसिस है इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे तीन तरह की यहाँ पर मेन यहाँ पर कंपनी होती है। पहली होती है स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर कोई स्पेशल एक्ट जो है यहाँ पर पास किया है। जैसे कि जो एलआईसी होगी, जो एलआईसी होगी, तो इसको बनाने के लिए हमने स्पेशल एलआईसी एक्ट यहाँ पर पास जो है वो किया है। तो ये एक तरह की यहाँ पर क्या हुई, स्टैट्यूटरी कंपनी हुई। क्या होगी, एक तरह की स्टैट्यूटरी कंपनी हो गई। उसके बाद रजिस्टर्ड कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी जो कि यहाँ पर कंपनीज एक्ट या फिर उसके इक्विवेलेंट लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हुई है तो उसे हम रजिस्टर्ड कंपनी कह देते हैं। फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो कि इनकॉर्पोरेट तो इंडिया के बाहर हुई है, अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, यानी कि जिस देश में वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है उस देश में वो इनकॉर्पोरेट नहीं है बल्कि किसी और देश में यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है, तो वो हमारी फॉरेन कंपनी जो है वो कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्राइवेट कंपनी। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर प्राइवेट कंपनी के रिगार्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। पहली, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स फ्रीली, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है वहां पर अपने शेयर्स को आप फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे जो पब्लिक कंपनीज होती है ना वहां पर आप अपने शेयर्स कभी भी किसी भी समय किसी को भी बेच सकते हो, पर प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, हालांकि आप ट्रांसफर तो कर सकते हो पर यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है वो देखने की जरूरत होती है। मिनिमम नंबर ऑफ इट्स मेंबर इज 2, मैक्सिमम इज 200। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आपको कोई प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है तो जो मिनिमम नंबर है वो दो है, दो जने मिलकर प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, और जो मैक्सिमम नंबर है वो कितना है हमारा 200 है। ठीक है, उसके बाद रिस्ट्रिक्ट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू एनी कंपनी सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा जो प्राइवेट कंपनी है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो यहाँ पर पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हैं अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, यानी कि वो पब्लिक को डायरेक्टली अपने शेयर्स जो है वो सेल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इज अनलिमिटेड। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो लाइबिलिटी होती है वो प्राइवेट कंपनीज में भी लिमिटेड होती है, वहां पर अनलिमिटेड नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, डैश इज द मनी ऑफ अ कंपनी रेजेस बाय इशूइंग शेयर्स ऑफ कंपनी, यानी कि ऐसा पैसा, ठीक है, ऐसा पैसा जो कि कंपनी रेज करती है अपने शेयर्स को इशू करके, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए शेयर कैपिटल, ऑप्शन बी शेयर मनी, लॉन्ग टर्म डेट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए शेयर कैपिटल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू करके जितना भी पैसा इकट्ठा करती है वो हमारा शेयर कैपिटल कहलाता है। जैसे अगर एग्जांपल दूं तो एक कंपनी एक्स वाई जेड, ठीक है, उसने यहाँ पर 10,000 शेयर यहाँ पर इशू किए, एक का प्राइस था 10 रुपए। तो ये जो 1 लाख रुपए कंपनी के पास आएंगे शेयर्स को इशू करने के लिए, ये हमारा शेयर कैपिटल जो है वो कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर अगर हम शेयर कैपिटल की टाइप्स की बात करें तो पहली जो टाइप होती है वो क्या होती है, ऑथराइज कैपिटल। इसको आप कंपोनेंट ज्यादा कहोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, शेयर कैपिटल के कंपोनेंट टाइप से ज्यादा। ठीक है, पहला आता है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल होती है, शेयर कैपिटल होती है जो कि कंपनी रेज कर सकते हैं। जैसे अगर मान के चलो एक कंपनी है, उसके 10,000 शेयर है, ठीक है, यानी कि जो टोटल शेयर है वो 10,000 है, यानी कि वो मैक्सिमम 10,000 शेयर यहाँ पर इशू कर सकती है। और एक शेयर 10 रुपए का, यानी कि मैक्सिमम 1 लाख रुपए वो मार्केट से यहाँ पर रेज कर सकती है मैक्सिमम। तो वो हमारा क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल कहलाता है। उसके बाद है इशू कैपिटल। इशू कैपिटल क्या होता है, देखो कोई भी कंपनी सारे शेयर्स एक बार में इशू नहीं करती बल्कि उसको जितने फंड्स की जरूरत होती है उसके हिसाब से इशू करती है। जैसे 10,000 शेयर्स है तो उसमें से 5,000 शेयर्स यहाँ पर क्या किया कंपनी ने
मार्केट में इश्यू करते हैं। तो ये शेयर जो इश्यू किए गए हैं वो हमारा इश्यूड कैपिटल कहलाता है। उसके बाद है सब्सक्राइब कैपिटल। जब भी आप पब्लिक को शेयर्स इशू करेंगे तो पब्लिक जो है वो सभी शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं करती, कुछ ना कुछ ऐसा शेयर्स का हिस्सा होता है जो बिकता ही नहीं है। जैसे अगर आपने 5,000 शेयर्स इशू किए, ठीक है, और वहां पर पब्लिक ने 4,000 शेयर्स ही यहाँ पर सब्सक्राइब किए यानी कि परचेज किए, तो ये जो 4,000 है ये हमारा क्या कहलाएगा, सब्सक्राइब कैपिटल कहलाएगा। यानी कि अगर हम 10 रुपए के हिसाब से लें तो 40,000 हमारी क्या होगी, यहाँ पर सब्सक्राइब कैपिटल होगी। इशू किया था हमने 50,000 के, पर हमारा सब्सक्राइब कितना है, 40,000, ठीक है। उसके बाद कॉल्ड अप कैपिटल। देखो जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो कंपनी एक साथ में सारा पैसा नहीं मंगवाती बल्कि इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाती है। जैसे अगर 10 रुपए का शेयर है तो पहले 2 रुपए मंगा लिए, फिर 2 रुपए मंगा लिए, फिर 3 रुपए मंगा लिए, फिर यहाँ पर हमारा 3 रुपए फिर से यहाँ पर जो है वो मंगवा लिए, ठीक है। तो एक कंपनी जो भी पैसा शेयर्स में मंगवा लेती है उसे कॉल्ड अप कैपिटल कहता है। अगर मान के चलो आपने शेयर्स इशू किए थे कितने, 4,000, ठीक है, इतने पब्लिक ने सब्सक्राइब किया और आपने यहाँ पर दो दो करके 4 रुपए यहाँ पर मंगवा लिए। मान के चलो आपने 5 रुपए यहाँ पे जो है वो मंगवा लिए, 10 में से 5 रुपए यहाँ पर मंगवा लिए, तो आपका जो पैसा आया वो कितना आया यहाँ पर 20,000। तो 20,000 हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगा, ठीक है। अब देखो जब हम पब्लिक से पैसा मांगते हैं तो सभी लोग यहाँ पर पैसा नहीं देते, उसमें से कुछ लोग डिफॉल्ट भी करते हैं। जैसे आपने मंगाया था 4,000 शेयर्स पे 5-5 रुपए, उसमें से ऐसे शेयर 1,000 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने पैसा यहाँ पर दिया ही नहीं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3,000 शेयर्स पे ही यहाँ पर पैसा है। तो 3,000 शेयर्स पे जो पैसा आया वो हमारे यहाँ पर क्या कहलाएगा, पेड अप कैपिटल जो है वो कहलाएगा। यानी कि 20,000 में से 15,000 पे ही हमारे पास आए, वो हमारे पेड अप कैपिटल जो है वो कहलाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पर जो कैपिटल की टाइप है वो अच्छे से क्लियर जो है वो हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स नॉट इंक्लूड, ठीक है। हमारी जो शेयर कैपिटल होती है कंपनी की, जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, उसके शेयर्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती। पहला इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर या फिर बोनस शेयर्स। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, डिबेंचर इज अ करेक्ट आंसर। अब देखो जो शेयर कैपिटल होते हैं, जो हमारे शेयर कैपिटल होते हैं किसी भी कंपनी के, उसके जो शेयर कैपिटल होता है ना उसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। दोनों ही ऑनरशिप सिक्योरिटीज होती है। अगर आप उसको बाय करते हो तो आप कंपनी के ऑनर हो जाते हो, बस थोड़े से राइट्स में फर्क होते हैं। जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर वालों को वोटिंग राइट्स मिलते हैं, पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले होते हैं उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के आंसर पर। यहाँ पर समझ लो कि शेयर कैपिटल के अंदर दो इंपॉर्टेंट शेयर्स होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और एक होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स। दोनों को ही खरीदोगे तो आप ओनर मिलोगे, बस थोड़े जो राइट्स हैं वो आपको अलग अलग मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था वो है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग इक्विटी शेयर। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इक्विटी शेयर्स के रिगार्डिंग यहाँ पर करेक्ट है। पहला, द होल्डर ऑफ दिस शेयर्स आर रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स बाय करते हो तो आप कंपनी के रियल ओनर बन जाते हो, यानी कि जो भी कंपनी का रिस्क है प्रॉफिट है उसके ऊपर आपका सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो होता है। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर होल्डर हैव अ कंट्रोल ओवर द वर्किंग ऑफ द कंपनी एंड दे हैव वोटिंग राइट। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है, वो रियल ओनर है कंपनी के, इसीलिए उनकी वर्किंग के ऊपर उनका कंट्रोल होना जरूरी है। इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर वालों को हम वोटिंग राइट्स यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जब भी कंपनी को इंपॉर्टेंट डिसीजन लेगी तो हमारी जो कंपनी है वो यहाँ पर वोटिंग कर सकती है, अपना डिसीजन दे सकती है, ठीक है। मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डर वाले अपना डिसीजन दे सकते हैं। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर्स व्हिच आर इशूड बाय कंपनी आर परमानेंट एंड नॉन रिडीमेबल। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इक्विटी शेयर्स अगर आप इशू करते हैं ना तो वो परमानेंट नेचर के होते हैं, कंपनी इसको कभी भी रिडीम नहीं करती। हालांकि कई केसेस में बायबैक जरूर किया जाता है, पर नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो परमानेंट नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी। तो जो अमाउंट होगी डिविडेंड की वो डिपेंड करता है कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया है, ठीक है। तो कंपनी जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी उतना ज्यादा इनको यहाँ पर डिविडेंड जो है वो मिलेगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ दिस इज नॉट अ बेनिफिट इन्वेस्टिंग इन प्रेफरेंस शेयर्स। तो अगर आप किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो इसमें से कौन सा ऐसा बेनिफिट है जो आपको नहीं मिलता है। पहला, प्रेफरेंस इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट द फिक्स्ड रेट। तो ये हमारा बेनिफिट होता है। देखो प्रेफरेंस शेयर्स का सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या है कि आपको यहाँ पर एक फिक्स डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पर, फिक्स डिविडेंड मिलता है और आपको प्रेफरेंस दी जाती है, यानी कि कंपनी जब भी प्रॉफिट कमाएगी तो पहले आपको डिविडेंड पे किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को, उसके बाद कोई पैसा बचा तब वो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक खामी भी है
कि आपको जो डिविडेंड है वो फिक्स ही मिलना है। यानी कि अगर आपको आपने मान के चलो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 10% डिविडेंड मिलता है, तो कंपनी प्रॉफिट जितना मर्जी कमाए, आपको यहाँ पर जो डिविडेंड है वो 10 लाख ही मिलेगा। पर इक्विटी शेयर होल्डर वाला को ऐसा नहीं है, प्रॉफिट अगर ज्यादा कमाया तो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट कम कमाया तो कम डिविडेंड मिलेगा। ठीक है। प्रेफरेंस इन रिटर्न कैपिटल इन केस ऑफ लिक्विडेशन, अगर कंपनी लिक्विडेट होती है, कंपनी बंद हो जाती है, तब भी ना प्रेफरेंस दी जाती है कि कंपनी के पास जो भी पैसा आएगा सबसे पहले उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को पैसा पे किया जाएगा, उसके बाद अगर कोई पैसा बचा तो वो यहाँ पर कहाँ मिलेगा, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर वालों को मिलेगा। राइट हैज टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट थ्रू वोटिंग। ठीक है। तो यहाँ पर राइट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों के पास कि वो यहाँ पर वोटिंग कर सकते हैं, तो ये गलत है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास यहाँ पर वोटिंग नहीं होती है, वो कंपनी के जो इंटरनल मैटर्स है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हालांकि अगर प्रेफरेंस शेयर्स वालों के ऊपर कोई बात आती है, उनके हक के ऊपर बात आती है, तो वो यहाँ पर अपनी आवाज उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए कंपनी में इशू बोनस इक्विटी शेयर इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल। ठीक है। सबसे पहले बोनस इक्विटी शेयर्स का मतलब यहाँ पर समझा दूं, तो बोनस का मतलब आपको पता ही है। ठीक है। जब यहाँ पर कोई भी जैसे अगर मैं किसी एम्प्लॉय की बात करूं, तो एक कंपनी में जब वो कई सालों तक काम करता है, लॉयल्टी दिखाता है, तो कंपनी उसे क्या देती है, बोनस देती है। ठीक है। बोनस देती है। ऐसे ही अगर मान के चलो हमारे जो शेयर होल्डर्स है वो लॉयल है, तो हमारी कंपनी क्या करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कुछ शेयर जो है वो अलॉट कर देते हैं शेयर होल्डर्स को, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बोनस शेयर जो है वो कहते हैं। कई बार वो अपने एम्प्लॉयज को भी बोनस की जगह पे इक्विटी शेयर्स वगैरह यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है। पर इक्विटी अगर बोनस इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है जिनका फुलफिल होना जरूरी है। पहली कंडीशन क्या है, द बोनस इशू शैल बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं जिनको फॉलो करना होता है जब भी कंपनी अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है। यानी कि जितने भी इंटरनल मैटर्स हैं उसको इसी के द्वारा जो है वो मैनेज किया जाता है। इंटरनली कंपनी कैसे फंक्शन करेगी, कौन कौन से जॉब्स परफॉर्म करेगी, वो सारे रूल्स इसी के अंदर जो है लिखे होते हैं। तो जो बोनस इक्विटी शेयर्स है उसको इश्यू करना है नहीं करना है, इसकी ऑथराइजेशन जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है इश्यू बोनस शेयर शेल बी प्रीवियसली ऑथराइज्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। यानी कि जो जनरल मीटिंग कंपनी के उसके अंदर भी इसको ऑथराइज करना जरूरी है, बिना ऑथराइजेशन के हम इसको बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। द कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर होल्डिंग पार्टली पेड अप शेयर। अगर किसी शेयर होल्डर्स ने अपने जो शेयर्स है उसकी पेमेंट फुल में नहीं की, जैसे अगर मान के चलो 10 रुपए शेयर्स की वैल्यू थी, उसने बस 5 रुपए पे किया, तो ये पार्टली पेड अप शेयर्स हो गए, तो इन शेयर होल्डर्स को कंपनी यहाँ पर बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। जो कंपनी है उसने यहाँ पर किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए इंटरेस्ट की पेमेंट में या फिर प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट में। तो ये सारी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ये सारी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है, तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट बात करते हैं, विच स्टेटमेंट डिफाइंस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को डिफाइन करती है। तो सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है उसका मतलब यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है। तो देखो हम सभी का यहाँ पर एक ना एक बैंक अकाउंट होता है, ऐसे ही हमारे जो बिजनेस है उन्हें भी यहाँ पर कई सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है, तो वो भी अपना एक बैंक अकाउंट जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है। अब जैसे एक बैंक अकाउंट यहाँ पर ओपन किया जाता है, तो जो बिजनेस होता है, ठीक है, जो बिजनेस होता है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर बैंक अकाउंट को ओपन करता है और जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करता है, ताकि उसे पता लग सके कि बैंक में कितने पैसे थे, कितने खर्च हुए और कितना पैसा बच गया। ठीक है। इसके लिए वो क्या करता है, कैश बुक मेंटेन करता है। कौन सी कैश बुक, डबल कॉलमर, जिसके अंदर एक कैश का कॉलम होता है और एक बैंक का कॉलम होता है। तो बैंक कॉलम के अंदर बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होती है उसको यहाँ पे जो है रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। अब आपको पता होगा कि जब हम बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो जो बैंक है वो भी हमारा अकाउंट मेंटेन करके रखते हैं, जिसे हम पासबुक कहते हैं। आपने देखा होगा ना, आपको यहाँ पे पासबुक मिलती है। अब कई बार क्या होता है कि आपके पास जो बैंक अकाउंट होता है, जैसे अगर मान के चलो एक्स वाई जेड कंपनी है, उसका जो बैंक अकाउंट है यानी कि कैश बुक है, उसके अंदर जो बैंक बैलेंस शो हो रहा है वो 40,000 हो रहा है, पर उसका जो पासबुक है जब वो उसमें एंट्री करा के आए तो वहां पर जो बैलेंस शो हो रहा है वो 50,000 शो हो रहा है। ठीक है। तो कई बार ऐसे बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा क्यों है, बैंक अकाउंट सेम है, ट्रांजेक्शन हमने सेम किए, यहाँ पे 40,000 यहाँ पे 50,000, ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है। और जैसे हमें ये डिफरेंस दिखता है तो हम उस डिफरेंस की वजह ढूंढने लग जाते हैं। और वजह कैसे ढूंढी जाती है, तो पासबुक की जो एंट्रीज है उसको कैश बुक की एंट्रीज के साथ मैच किया जाता है, और जब जहां जहां पर हमें डिफरेंस दिखता है, यानी कि जिन रीजंस की वजह से डिफरेंस आया, उसको हम एक स्टेटमेंट में जो है रिकॉर्ड करते रहते हैं, और उस स्टेटमेंट को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर बैंक बैलेंस में जो भी डिफरेंस आया होता है कैश बुक के अंदर और हमारे पासबुक के अंदर, उसके जो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से डिफरेंस आया होता है उसको हम शो करते हैं, ताकि हम जो बैलेंस है उसको रिकंसाइल कर सके, उसे यहाँ पर मैच कर सके। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर जो मीनिंग है वो यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। अब क्वेश्चन पूछा था कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर डिफाइन करते, तो मीनिंग मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता दिया है, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो। पहला स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि पासबुक में जो बैंक बैलेंस है और कैश बुक में जो बैंक बैलेंस है उसको रिकंसाइल करने के लिए, उसको मैच करने के लिए हम इस स्टेटमेंट को बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट शोज दोज एंट्री दैट कॉज द डिफरेंस बिटवीन टू बैलेंसेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम उसी एंट्रीज को शो करते हैं जिसने यहाँ पर डिफरेंस जो है वो क्रिएट किया होता है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बीआरएस इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पीरियडिकल बेसिस, जो बीआरएस इसको हम पीरियड वाइज यहाँ पर बनाते हैं, जैसे 6 महीनों में, 3 महीनों में, और इसे बनाना कंपल्सरी नहीं होता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी ऑल इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से जो है वो डिफाइन करती है। अब अगर हम रीजंस की बात करें कि जो रीजंस है जिसकी वजह से यहाँ पर डिफरेंस आता है वो कौन कौन है, तो जितने भी हमारे यहाँ पर रीजंस है, जितने भी हमारे यहाँ पर रीजंस है उसको हम 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड बाय बैंक, टाइमिंग डिफरेंस, आरएस कमिटेड बाय अकाउंट होल्डर और बैंक। तो ये 3 रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर डिफरेंस आता है। पहला है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड बाय बैंक। कई बार क्या होता है कि हमारी जो बैंक होती है, हमारी जो बैंक होती है वो यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेती है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है। जैसे अगर मान के चलो हमारा जो बैंक बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस शो हो रहा है हमारे कैश बुक में कितना, 40,000 का। ठीक है, और पासबुक में क्रेडिट बैलेंस क्या शो हो रहा है यहाँ पर 40,000 का। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या हुआ कि हमारी जो बैंक है, हमारी जो बैंक है उसने यहाँ पर हमें इंटरेस्ट पे किया। जैसे आपको पता होगा कि आप डिपॉजिट करवाओगे तो आपको क्या मिलता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। तो जैसे ही इंटरेस्ट हुआ तो हम बैंक ने क्या किया, इसको क्रेडिट कर दिया हमारे अकाउंट में। मान के चलो इंटरेस्ट के अमाउंट 5,000 है, तो यहाँ पर जो बैलेंस हुआ वो कितना होगा, 45,000। पर इसके बारे में हमें पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि इंटरेस्ट मिल गया है। ठीक है, जब आपने पासबुक निकाली तो वहां पे बैलेंस में डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन खुद से रिकॉर्ड कर लेता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, जिसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद है टाइमिंग डिफरेंस। अब टाइमिंग डिफरेंस में आता है, देखो जब आप कोई भी चेक यहाँ पर इशू करते हो तो आप उसी वक्त उसको कैश बुक में एंटर जो है वो कर लेते। जैसे मैंने अकाउंटेंट की जॉब की है तो मैंने जैसे ही कोई चेक यहाँ पर काट के दिया था उसी वक्त उसकी एंट्री यहाँ पर कर दी जाती है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो चेकबुक है, जो हमारा चेक है, उसको हम बैंक में जब डिपॉजिट करवाते हैं तो 2-3 दिन का टाइम तो लगता ही लगता है। आज के टाइम में भी थोड़ा टाइम तो लगता ही है। ठीक है, तो कई बार अगर आपने मान के चलो 19 तारीख को चेक इशू किया, उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया और जमा भी करा दिया, पेमेंट आई यहाँ पर 21 तारीख को, अगर आपने 20 तारीख को यहाँ पर पासबुक निकाल ली तो वहां पर क्या हो जाएगा, बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद एरर कमिटेड बाय अकाउंट होल्डर और बैंक। कई बार ना हम खुद से एरर कर लेते हैं, जैसे अगर आपने जमा करवाया 10,000 और यहाँ पर आके 1 लाख रिकॉर्ड कर दिया तो ये तो गलती खुद से हो गई। कई बार बैंक एम्प्लॉय भी गलती कर देता है, हमने जमा करवाया 10,000, उसने रिकॉर्ड कर दिया 1,000। ठीक है, तो इंसान है, इंसान से यहाँ पर गलतियां वगैरह जो है वो हो जाती हैं। तो इसकी वजह से भी कई बार डिफरेंस जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो इतनी घबराने वाली बात नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक का मतलब समझा दिया कि बैंक खुद से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है पर हमें उसके बारे में यहाँ पर पता नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सी एग्जाम्पल, पहला इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो ये एग्जाम्पल है, बिल्कुल ये एग्जाम्पल है। अब इंटरेस्ट हुआ, बैंक ने यहाँ पर उसको बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, हमें पता ही नहीं लगा, उसके बाद में तो डिफरेंस आ गया। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, तो ये भी एग्जांपल है। कई बार हम क्या कहते हैं कि बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि हमारे यहाँ पर इस कंपनी से या फिर इस फॉर्म से इंटरेस्ट कलेक्ट कर लेना, डिविडेंड कलेक्ट करना है, तो वो जब कलेक्ट कर लेता है तो उसको रिकॉर्ड कर देता है हमारे पासबुक के अंदर, पर हमें बाद में पता लगता है। बैंक चार्जेस इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होगा कि बैंक आपको फ्री में सर्विसेज तो देता नहीं है, वो सर्विसेज देता है उसके बदले में कुछ चार्जेस लेता है। तो जो वो चार्जेस जब उसका टाइम आता है तो चार्जेस वो इम्प्लीमेंट कर देता है, पैसा काट लेता है अपने अकाउंट में से, और हम जब पासबुक निकालते थे हमें पता लगता है कि यार इतने पैसे यहाँ पर उन्होंने बैंक चार्जेस के काटे हैं। उसके बाद चेक डिपॉजिट बैंक बट नॉट येट क्लियर, तो आपने चेक यहाँ पे डिपॉजिट करवाया पर अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ, तो ये क्या हमारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक है? नहीं, ये हमारा है टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग के वजह से डिफरेंस आता है।
तो हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे 3 एग्जांपल है ट्रांजिशन रिकॉर्डेड बाय बैंक। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर वुड नॉट रिक्वायर एन एडजस्टमेंट टू द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ऐसी कौन सी इसमें एरर है जिसके लिए हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप ही ठीक हो जाती है। पहला है ट्रांजिशन रिकॉर्डेड बाय बैंक, एरर्स कमिटेड बाय अकाउंट होल्डर बैंक, या फिर टाइमिंग डिफरेंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो मेरा आंसर रहेगा ऑप्शन में टाइमिंग डिफरेंस इज द करेक्ट आंसर। क्यों है आंसर उसको मैं बताऊंगा। पहले अगर हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक की बात करें, तो अगर मान के चलो आपको इंटरेस्ट पे हुआ, तो बैंक ने उसको आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, पासबुक में एंट्री कर दी, तो क्या आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे? नहीं, आप यहाँ पर उसको लेके जाओगे, अपने कैश बुक में भी उसकी एंट्री करोगे ताकि बैलेंस यहाँ पर मैच हो जाए। ठीक है, उसके बाद है एरर्स कमिटेड बाय अकाउंट होल्डर और बैंक। अगर कोई गलती हो जाती है तो हमें क्या करना होता है? हमें क्या हाथ पे हाथ धर के बैठना होता है? नहीं, हमें उसे ठीक करने की जरूरत होती है। तो अगर कोई यहाँ पर एरर कमिट की है, अकाउंट होल्डर है या फिर बैंक ने, तो उसको ठीक करने की जरूरत होती है, यानी कि एडजस्टमेंट होती है। नेक्स्ट क्या है, टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस ऐसे ही एरर होती है जिसके लिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होती, यानी कि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही सेटल हो जाता है। जैसे अगर आपने यहाँ पे 19 तारीख को चेक जमा करवाया, तो 21 तारीख तक वेट कर लीजिए, अपने आप ही आपके अकाउंट में यहाँ पे पैसे जो है वो आ जाएंगे। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बैंक हेड बैलेंस शोन बाय कैश बुक इज 80,000, यानी कि हमारा जो कैश बुक है उसके अंदर जो बैंक हेड है उसका जो बैलेंस शो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 80,000, 80,000 रुपीज। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट बैलेंस एज पर पासबुक। तो एज अ पासबुक यहाँ पर कितना बैलेंस होगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो करना है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे चेक इशू किया गया था 10,000 रुपए का, पर अभी तक हमने उसको प्रेजेंट नहीं किया। एक चेक डिपॉजिट करवाया गया था पर अभी तक वो रिलाइज नहीं हुआ है। इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है 10,000 रुपए का, इंटरेस्ट और डिविडेंड यहाँ पर कलेक्ट किया गया है 5,000 रुपए के, बैंक चार्जेस है 10,000 रुपए के। ठीक है, तो हम अब हमें यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट करके एज पर पासबुक कितना बैलेंस होना चाहिए वो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो अगर हम कैश बुक के बैलेंस की बात करें तो वो क्या है, यहाँ पर 80,000। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इसे सॉल्व कैसे करना है, तो जो भी आपके पास बैलेंस गिवन, जैसे आपके पास कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो आपको इसे किसके साथ मैच करना है, किसके साथ, पासबुक के साथ मैच करना है। यानी कि उस समय पासबुक का क्या बैलेंस होगा उसके साथ हमें मैच करना है। जैसे पहला, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। देखो, मान के चलो अगर आपका बैलेंस यहाँ पर कितना है, 80,000 रुपीज है। मान के चलो आपका जो बैलेंस है वो कितना है यहाँ पर, 80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज है। अब जैसे आपने यहाँ पर चेक इशू किया होगा, उसको आपने कैश बुक में अपने एंट्री जो है वो कर दी होगी, यानी कि आपने उसी वक्त 10,000 रुपए यहाँ पर माइनस जो है वो कर दिए होंगे। ठीक है, पर क्या पासबुक में उसकी एंट्री हुई है? नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक वो प्रेजेंट ही नहीं किया होगा। यानी कि पासबुक के अंदर 10,000 से बैलेंस क्या शो हो रहा होगा, ज्यादा शो हो रहा होगा। आप ही सोच के देखो ना, कि अगर दोनों में 80-80 हजार रुपए शो हो रहा था, ठीक है, 10,000 रुपए का हमने चेक इशू किया, चेक इशू करने का मतलब हमने पेमेंट की, हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया एज अ पेमेंट, तो 10,000 रुपए माइनस होगा। पर यहाँ पर उसको प्रेजेंट नहीं किया तो ये माइनस हो गई नहीं, तो इसका 10,000 का बैलेंस तो यहाँ पे ज्यादा शो हो रहा होगा ना, क्योंकि ये 70,000 है, ये 70,000 है। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस ज्यादा शो होगा। तो हमें क्या करना है, कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस के इक्वल करना है। उसके लिए क्या करना होगा, जो पासबुक में 10,000 बैलेंस ज्यादा शो हो रहा है उसको कैश बुक के बैलेंस में ऐड कर लेंगे, यानी कि पहली जो चीज है वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि 80,000 में हम 10,000 पे ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या, चेक डिपॉजिट हुआ था, क्या हुआ था यहाँ पर, चेक डिपॉजिट हुआ। चेक डिपॉजिट हुआ पर रिलाइज में देखो, चेक डिपॉजिट हुआ यानी कि उसी वक्त डिपॉजिट हुआ, मतलब कि हमने उसी वक्त कैश बुक में उसकी एंट्री कर ली। तो अगर तो जैसे चेक हमारे पास आए तो 5,000 से हमारा कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, पर जो हमारा पासबुक है उसमें बैलेंस शो नहीं हो रहा है। यानी कि हमारा जो पासबुक है उसमें 5,000 से बैलेंस जो है वो कम शो हो रहा है। ठीक है, फिर से एक बार बता दूं कि आपने यहाँ पर आपके पास एक चेक आया था, ठीक है, आपने उसको बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराया था, आने का मतलब क्या है, आपके पास पेमेंट आई तो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया, तो 5,000 से कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पर पासबुक में एंट्री नहीं हुई तो पासबुक का बैलेंस तो 5,000 से कम ही शो हो रहा है ना। तो हमें कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना है, तो क्या करना है कि हाँ, ये जो 5,000 रुपए ज्यादा इसे हमें माइनस कर दें, तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ। देखो, पासबुक है, ठीक है, उसमें 10,000 रुपए इंटरेस्ट क्रेडिट हो, यानी कि पासबुक का बैलेंस 10,000 से इंक्रीज हो गया। तो कैश बुक का बैलेंस भी हमें 10,000 से क्या करना है, इंक्रीज करना है। क्या करना है, 10,000 से इंक्रीज करना है। तो ये हमें यहाँ पर क्या करना होगा, प्लस करना होगा, यानी कि जो हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट क्रेडिटेड हुआ है उसे हमें 10,000 से क्या कर देना होगा, प्लस कर देना होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें,
इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट हुआ, तो इससे भी पासबुक का बैलेंस 5,000 से इंक्रीज हो गया होगा। ठीक है, कैश बुक में 5,000 से बैलेंस कम हो रहा होगा, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 5,000 पे यहाँ पर क्या कर देना है, फिर से प्लस कर देना है, 5,000 पे फिर से यहाँ पर प्लस कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद बैंक चार्जेस है 10,000 रुपए के। देखो 10,000 रुपए के बैंक चार्जेस आपने डिडक्ट किए हैं, यानी कि पासबुक का बैलेंस 10,000 से कम शो हो रहा होगा, कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है, तो हमें ये कैश बुक से भी यहाँ पर माइनस जो है वो करना पड़ेगा, तो इसे हमें क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर 1,000 से 1,000 कट गया, 500 से 5 कट गया, तो ये हमारा 90,000 आंसर आ जाएगा, यानी कि एज पर हमारा जो पासबुक बैलेंस है वो कितना है, हमारा 90,000, यानी कि जो हमारा एज पर पासबुक बैलेंस है वो कितना है, 90,000 रुपीज है। 10,000 का यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, द ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन कैश बुक इज 80,000 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पर डिफिकल्टी है, पहले जो बैलेंस था वो नॉर्मल बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था। अब यहाँ पर जो पासबुक में बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा है वो क्या है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब है कि आपने बैंक से एक तरह का लोन लिया है, जैसे अगर मान के चलो आपके अकाउंट में पैसा था 50,000 रुपए, पर आपने विड्रॉ करा लिया 1 लाख रुपए। ठीक है, तो ये जो 50 रुपए ज्यादा आपने विड्रॉ किया है वो बैंक से आपने एक तरह का लोन लिया है, और इसी को हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो अब जो चीजें हम करेंगे हम बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, जो पहले हमने प्लस किया वो हम माइनस करेंगे, और जो माइनस किया वो प्लस किया। जैसे चेक इशूड 10,000 बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, तो देखो हमने चेक इशू किया था, मान के चलो अगर कैश बुक में जो बैलेंस है वो 80,000 है, तो हमने चेक इशू किया कितने का, यहाँ पे 10,000 रुपए का, तो हमने उसे पेमेंट मांगा, तो अब जो टोटल लोन हमारा कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 90,000 रुपीज। ठीक है, 90,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, चेक डिपॉजिट। तो यानी कि हम पहली जो चीज है वो क्या करेंगे, हम यहाँ पर माइनस करेंगे, क्योंकि पासबुक में जो है ओवरड्राफ्ट का बैलेंस 10,000 से कम शो हो रहा है, तो पासबुक के अगर इक्वल करना है तो हमें कैश बुक में से 10,000 रुपए माइनस करना पड़ेगा, तो पहली जो यहाँ पर आएगी वो हमारा माइनस में जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा प्लस में आ जाएगा, यानी कि अगर आपने चेक डिपॉजिट करा दिया, चेक आपने डिपॉजिट कराया, तो उससे आपका जो लोन है वो कम हो जाएगा 5,000 रुपए से। तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर 80,000 रुपए थे, आपने 50,000 5,000 रुपए उसमें क्या किया, प्लस किए, यानी कि कैश बुक का जो बैलेंस है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5,000 से कम हो जाएगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस, पर पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई, तो वहां पर 5,000 से ज्यादा ही बैलेंस शो हो रहा होगा। तो हमें अगर पासबुक के इक्वल करना है तो कैश बुक में हम 5,000 रुपए और यहाँ पर प्लस जो है वो कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो जो इंटरेस्ट है उसको यहाँ पर क्रेडिट करवाया गया है। देखो पासबुक में क्या हुआ, एंट्री हो गई, पासबुक में जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, जैसे इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ तो वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस कम हो गया है, पर कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हो पाई है। तो यानी कि जो हमारा पासबुक है उसमें अंदर जो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है वो कम शो हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पर कम शो हो रहा है। इसीलिए हमें अगर कैश बुक को उसके इक्वल करना है तो हमें वो अमाउंट को कैश बुक में से भी माइनस करना होगा, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट जो अमाउंट है वो भी यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। जो 5,000 है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 5,000 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्शन की बात करें तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, बैंक चार्जेस की अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखो बैंक चार्जेस से ओवरड्राफ्ट का बैलेंस इंक्रीज हो गया, पासबुक में बैलेंस इंक्रीज हो गया, कैश बुक में बैलेंस उतने का उतना ही है। तो अगर हमें कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना है तो क्या करना होगा, जो हमारा ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है उसे हमें ऐड कर देना होगा हमारे अमाउंट के साथ, जिससे वो दोनों इक्वल जो है वो हो जाए। अगर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करें तो एज पर जो बैलेंस है, एज पर जो हमारा बैलेंस है वो कितना, 80,000 रुपीज का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, 500 यहाँ पर कट हो गया 1,000 के साथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा 80,000 -75, तो हमारा जो 7,500 है, 1000 है, वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा, यानी कि एज पर पासबुक हमारा 75,000 यहाँ पर बैलेंस जो है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो ओवर होता है। तो हमने एएफएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिए। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होते हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाते हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इसलिए एक्सेसिबल है, अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से,
और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माइंड इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम उसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।